फ्रेंड्स, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में एक नवीन टॉपिक अमेरिका की विदेश नीति के विषय में अध्ययन करेंगे। और अमेरिका की विदेश नीति को पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने डिटेल से पढ़ने का प्रयास भी किया। आज की जो हेडिंग है हमारी वो है शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका की विदेश नीति। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अब तक अमेरिका की विदेश नीति को विभिन्न क्लासेज में देखा, यहाँ अमेरिकी विदेश नीति में कुछ बदलाव हैं, उन पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ, या ये कहें कि विश्व व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। और वो किस रूप में बदली? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि शीत युद्ध में दुनिया द्विध्रुवीय हो गई थी, या ये कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी महाशक्तियां बन गई थी। तो विश्व राजनीति इन दोनों महाशक्तियों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, और इन दोनों महाशक्तियों में जो वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर जो द्वंद्व था, उसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया, सोवियत संघ विघटित हो गया। अब अमेरिका के स्तर या अमेरिका को टक्कर देने वाली किसी दूसरी शक्ति का अभाव था। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। इन परिस्थितियों में अमेरिकी विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं उनको हम कुछ हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन हेडिंग्स में हम इसको विस्तार से देख सकते हैं, और इन हेडिंग्स को मैंने यहाँ कुछ लिखा भी है कि जो पहली हेडिंग है इसकी वो है अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना, अमेरिकी हिजियोमनी को बनाए रखना और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करना। क्योंकि हमने कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ये चाहता था कि अमेरिकी वर्चस्व हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, सबसे बड़ी सैनिक शक्ति बन गया, सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो। वो अमेरिकी विदेश नीति के जो विशेषज्ञ थे उनका यही मंतव्य था कि अमेरिका को शक्तिशाली किस प्रकार से बनाए रखा जाना चाहिए, या अमेरिकी दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी रहे, ताकि अमेरिका का डंका दुनिया में हमेशा बजता रहे। तो ये अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, और अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उसने अनेक बार यूरोप में देख लें, एशिया में देख लें, अफ्रीका में देख लें, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपनी विदेश नीति का ताना बाना अमेरिका की ओर से बुना गया। उसके बाद में अगर हम इराक हमले की बात करेंगे या फिर अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले की बात करेंगे, नाटो की सेनाओं द्वारा सीरिया में जो नरसंहार हुआ, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को एक बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एडवांस प्रकार के हथियार अमेरिका द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान F-16, F-18 इस टाइप के लड़ाकू विमान अमेरिका द्वारा तैयार किए गए, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा तैयार की गई। तो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को, अपने आर्थिक शक्ति, एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित अमेरिका होना चाहता है, और अपने इस वर्चस्व को अमेरिका बनाए रखना चाहता है। तो पहला बिंदु तो हो गया ये। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु वो था लोकतंत्र का समर्थन। क्योंकि अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का पैरोकार मानता है, और लोकतंत्र की बहाली के लिए अमेरिका द्वारा समय समय पर प्रयास किए गए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो या लोकतंत्र का प्रसार हो, और साम्यवादी शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका की यह नीति रही थी। लेकिन शीत युद्धोत्तर विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के नाम पर अमेरिका दूसरे राष्ट्रों में हस्तक्षेप करता रहा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करना, अमेरिका इसे एक प्रकार से लोकतंत्र के प्रसार के रूप में देखता था कि सद्दाम हुसैन जो थे वो एक निरंकुश शासक थे, और अमेरिका में इराक में सद्दाम हुसैन
को अपदस्थ कर वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की बात करता था। यही बात वो सीरिया में करना चाहता था। सीरिया में बशर अल असद की जो सरकार है उसकी निरंकुशता को समाप्त करने के लिए, या उसको अमेरिका उसको पसंद नहीं करता है, इसलिए अमेरिका ने अनेक बार ऐसा प्रयास किया कि बशर अल असद को सीरिया में सत्ता से पदच्युत किया जाए या सत्ता से उसे हटाया जाए। ये प्रयास अमेरिका का हमेशा रहा है। तो अपने आप को अमेरिका या अपनी विदेश नीति के अंदर वो एक बड़ा आधार स्तंभ इस चीज को बताता है कि दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार हो, दुनिया में लोकतंत्र का प्रसार हो। नेक्स्ट जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वैश्विक आतंकवाद का उन्मूलन। स्टूडेंट्स, आतंकवाद की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। आतंकवाद की समस्या एक पुरानी समस्या है। लंबे समय से विभिन्न राष्ट्र आतंकवाद के दंश को झेल रहे हैं, लेकिन 2001 की जो घटना थी 11 सितंबर 9/11 के नाम से उसको जानते हैं। 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब अलकायदा समर्थित आतंकवादी संगठनों ने अटैक किया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, जिससे अमेरिका ने एक वैश्विक मुहिम चलाई और उस मुहिम का उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए। और यही कारण था कि 2001 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया और अल-कायदा की समाप्ति के लिए ये प्रयास हुआ। एक प्रकार से अफगान में अमेरिकी सेनाओं ने युद्ध की घोषणा कर दी और अंतोतगत्वा वहां की जो सरकार थी जो कि आतंकवाद की समर्थक थी, अल-कायदा को जो सपोर्ट करती थी, वहां की जो तालिबानी सरकार थी जो अल-कायदा को सपोर्ट करती थी, तो उसको पदच्युत किया। साथ ही अल-कायदा की समाप्ति के लिए या ओसामा बिन लादेन जो कि अल-कायदा का सरगना था, मुखिया था, उसको अमेरिका द्वारा मार दिया गया। तो इस प्रकार से आज अमेरिका की विदेश नीति में ये एक मुख्य बिंदु है या एक मुख्य विजन उनका यह है कि दुनिया से वैश्विक आतंकवाद का उन्मूलन होना चाहिए। तो अमेरिका इस दिशा में प्रयास करता है कि दुनिया के किसी भी भाग में कोई आतंकवादी संगठन है, और एक प्रकार से ये कहें कि 9/11 की घटना के बाद में दुनिया में एक मुहिम चली जिससे जितने भी आतंकवादी संगठन थे उन सभी संगठनों के विरुद्ध ब्लैक लिस्टेड उनको किया गया, उनके इकोनॉमिक सोर्सेज को रिड्यूस कर दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार से एक प्रकार से आतंकवादी संगठनों को जो वित्तीय सहायता मिलती थी वो वित्तीय सहायता समाप्त हुई और आतंकवादी संगठन कमजोर पड़े। तो ये एक मुख्य विजन अमेरिकी विदेश नीति में दिखाई देता है कि वो वैश्विक आतंकवाद के उन्मूलन का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है मानवाधिकारों की रक्षा। अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमेरिका मानवाधिकारों का सबसे बड़ा पैरोकार अपने आप को कहता है और समय समय पर अमेरिका ने ऐसा प्रयास किया है कि मानवाधिकारों का हनन ना हो, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए, और इसके लिए उसने कई बार संघर्ष भी किया, दूसरे राष्ट्रों के साथ भी संघर्ष अमेरिका का हुआ। तो एक बड़े मानवाधिकारों की रक्षा के पैरोकार के रूप में अमेरिका अपनी विदेश नीति में इस बिंदु को शामिल करता है और अनेक बार अमेरिका ने मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर ही कुछ राष्ट्रों के साथ संघर्ष की स्थिति में वो पहुंच गया और इसका अमेरिका को बड़ा पे भी करना पड़ा। अफगानिस्तान का ही उदाहरण ले लें, इराक का ही उदाहरण ले लें हम, वहां अमेरिका को बड़े स्तर पर नुकसान तो पहुंचा यद्यपि, लेकिन उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर के लिए कार्य किया। तो इस रूप में मानवाधिकारों का प्रसार या मानवाधिकारों के हनन को रोकना अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बिंदु है वो है चीनी प्रभुत्व को सीमित करना। देखिए, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए सोवियत संघ एक बड़ी चुनौती था, लेकिन शीत युद्धोत्तर विश्व में चाइना का जो उभार हुआ, चीन जिस प्रकार से उभरा है, वो अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती है। यहां एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि शीत युद्धोत्तर में सोवियत संघ से जो चुनौती अमेरिका को मिली थी वो केवल सैन्य चुनौतियां थी,
मीन्स सैनिक स्तर पर दोनों राष्ट्र, सैन्य स्तर पर दोनों राष्ट्र मजबूत थे, इसलिए उनको सुपर पावर कहा गया था। लेकिन चीन की परिस्थितियां कुछ अभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ सैन्य चुनौती भी मिल रही है, यहाँ आर्थिक चुनौती भी मिल रही है और यहाँ राजनीतिक चुनौती भी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरा है। तो अमेरिका चाहता है कि चीनी प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित किया जाए, इसलिए वो चीन के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ भी अपने संबंधों को विस्तार दे रहा है, उनके साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम भारत का ले सकते हैं कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है। तो इस प्रकार से जापान से अमेरिका बेहतर संबंध बना रहा है। इसका रीजन यह है कि चीनी प्रभुत्व को कम किया जाए, विशेष रूप से दक्षिणी चीन सागर है उसके अंदर चीनी वर्चस्व को तोड़ने के लिए अमेरिका पूर्वी एशिया के राष्ट्रों म्यांमार, मलेशिया, इनके साथ भी अपने संबंधों को, सिंगापुर, इनके साथ भी अपने संबंधों को विस्तार दे रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित किया जा सके। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण इसकी विदेश नीति की विशेषता है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखना। क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर चीनी गतिविधियां ज्यादा दिखाई देती हैं और ऐसी स्थिति में चीनी गतिविधियों को संतुलित करने के लिए, चीनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दमदार तरीके से जताना चाहता है। या ये कहें कि एशिया प्रशांत के राष्ट्रों के साथ वो अपने संबंधों को ज्यादा विस्तार दे रहा है। विशेष रूप से हम जापान के साथ बात करें या ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करें, भारत के साथ उसके संबंधों को बेहतर बनाना और म्यांमार के साथ संबंधों को बेहतर बनाना, सिंगापुर के साथ संबंधों को बेहतर बनाना, फिलीपींस और मलेशिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाना, ताकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव को कम किया जा सके और एक मजबूत, और इसी रूप में अमेरिका ने अपने सैन्य जो युद्धपोत हैं उनको प्रशांत महासागर में या पूर्वी प्रशांत महासागर में वो उनको रखे हुए हैं। तो ये अमेरिकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में वो, और विशेष रूप से ओबामा के समय, जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति बेहतर हो, अमेरिका का वर्चस्व बना रहे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है परमाणु हथियारों के उन्मूलन पर बल। देखिए, अमेरिका का ये प्रयास रहा, CTBT, NPT, इनके माध्यम से वो परमाणु निशस्त्रीकरण पर बल देता रहा है। 1998 में भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के पश्चात अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर एक प्रकार से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन बाद में 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आते हैं, भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि परमाणु हथियारों को सीमित किया जाए, अब आगे परमाणु हथियारों का परीक्षण ना हो। और बाद में हम देखते हैं कि जॉर्ज बुश जब वहां राष्ट्रपति बनते हैं तो जॉर्ज बुश के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए ही ये प्रयास किया गया कि भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता जॉर्ज बुश के टाइम किया गया। इसी के साथ ईरान जब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कार्य कर रहा था तो बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो ईरान के साथ समझौता किया गया और ईरान समझौते के तहत परमाणु हथियारों को और ज्यादा या परमाणु ईंधन को और ज्यादा इनरिच करने पर उसने रोक लगा दी। इसी प्रकार से उत्तरी कोरिया जो परमाणु हथियार शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया, उसके साथ अमेरिका बेहतर संबंध बना रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों या निशस्त्रीकरण की दिशा में तब काम किया जा सकता है। ये अलग बात है कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बराक ओबामा की ईरान के साथ परमाणु हथियारों को सीमित करने की जो मुहिम थी उसको थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि ट्रंप ने आते ही ओबामा द्वारा ईरान के साथ किए गए समझौते को भंग कर दिया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति है वो
परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में काम करती है, या ये कहें कि ये उसका महत्वपूर्ण एजेंडा है। इसके अलावा बात हम करें पश्चिमी एशिया में अमेरिका की नीति। देखिए, पश्चिमी एशिया वो क्षेत्र है जो हमेशा से, जिसको मिडिल ईस्ट के नाम से भी, मध्य पूर्व के भी नाम से जानते हैं, यहाँ पर इस्लामिक और यहूदी जो राष्ट्र हैं, या ये कहें कि फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष की स्थिति रहती है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी एशिया में हमेशा अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, और इस कारण इजराइल को सपोर्ट करने के कारण अरब राष्ट्र अमेरिका का समर्थन नहीं करते। लेकिन अपनी दक्षिण एशिया नीति में, या पश्चिमी एशिया नीति में अब इजराइल को सपोर्ट करने के साथ साथ अमेरिका सऊदी अरब को, यूएई को, बहरीन को, इनको भी सपोर्ट करता है। साथ ही ईरान को अलग थलग करने की दिशा में पश्चिमी एशिया में अमेरिका है वो कार्य कर रहा है। तो ये उसकी विदेश नीति जो कि पश्चिमी एशिया में विशेष रूप से देखी जाती है। नेक्स्ट बिंदु है वो है दक्षिणी एशिया में अमेरिका की विदेश नीति। दक्षिणी एशिया में अमेरिका की विदेश नीति, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दक्षिणी एशिया में जो राष्ट्र हैं उनमें भारत प्रमुख राष्ट्र है, और अमेरिकी प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका भारत के साथ संबंधों को बेहतरी की दिशा में कार्य कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आते हैं। बाद में जो बुश जूनियर हैं वो हमारे यहाँ पर भारत की यात्रा पर आते हैं। संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य होता है, और असैन्य परमाणु समझौता अमेरिका और भारत के अंदर जो न्यूक्लियर डील होती है वो इस दिशा में एक बड़ा संकेत है। उसके बाद भी अब लगातार भारत और अमेरिकी संबंध है वो नेचुरल अलाई की संज्ञा उनको दी जाने लगी है। इसका मतलब शीत युद्ध के दौरान जो संबंध काफी तनातनी वाले थे, आज भारत के साथ दक्षिणी एशिया में भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में अमेरिका काम कर रहा है। और इसका एक बड़ा रीजन यह भी है कि भारत का जो बाजार है वो बड़ा है। अमेरिका चीनी प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी भारत की ओर देख रहा है, और दक्षिणी एशिया में एक बड़ी शक्ति होने के नाते भी अमेरिका भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति के इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।